हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर। आज हम बात करेंगे एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में। इस वर्ड को बहुत ध्यान से समझना। एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम ये जो है सेल के अंदर मिलने वाले कुछ ऑर्गेनेल्स को मिला के बनाया गया सिस्टम है। इसके अंदर जितने भी ऑर्गेनेल्स आते हैं वो सभी मेम्ब्रेन के अंदर बंद है। एंडो का मतलब ये होता है अंदर। वो ऑर्गेनेल्स किसके अंदर होंगे? किसी मेम्ब्रेन के अंदर होंगे, इसलिए नाम है एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। इस सिस्टम की दो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर आपको पता होनी चाहिए। इसके अंदर जितने भी ऑर्गेनेल्स आएंगे, एक तो उनके ऊपर मेम्ब्रेन होगी ही होगी। अगर ऑर्गेनेल के ऊपर मेम्ब्रेन नहीं है तो वो इस सिस्टम का पार्ट नहीं हो सकता। दूसरा कैरेक्टर आपको ध्यान में रखना है कि बेसिकली इस सिस्टम के अंदर जितने भी ऑर्गेनेल्स आएंगे उन सब का फंक्शन जो है एक दूसरे से जुड़ा हुआ होगा। यानी कि एक ऑर्गेनेल जहां पे अपना काम खत्म करेगा वहीं से दूसरा ऑर्गेनेल अपना काम शुरू करेगा। इसे बोलते हैं फंक्शन का कोऑर्डिनेटेड होना, दोनों के फंक्शन आपस में जुड़े हुए होना। तो ये जितने भी ऑर्गेनेल एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में आते हैं उन सभी के फंक्शन क्या होते हैं? कोऑर्डिनेटेड होते हैं, जुड़े हुए होते हैं एक दूसरे से। तो ये दो कैरेक्टर होते हैं एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के, जो आपको अच्छे से याद होने चाहिए। इस सिस्टम को प्रपोज किसने किया था? साइंटिस्ट का नाम है नोविकोव। नोविकोव नाम के साइंटिस्ट ने इस सिस्टम को सबसे पहले प्रपोज किया था। इसके अंदर कौन कौन से ऑर्गेनेल आते हैं? इसके अंदर सबसे पहला ऑर्गेनेल आता है एंडोप्लाज्मिक रेंटिकुलम। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर्स में भी पढ़ा था कि एंडोप्लाज्मिक रेंटिकुलम ऐसा ऑर्गेनेल है जिसके ऊपर सिंगल मेम्ब्रेन होती है, इसीलिए ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल तो है, इसलिए ये एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट हो सकता है अगर इसका फंक्शन बाकी ऑर्गेनेल से कोऑर्डिनेटेड हुआ तो, जो कि होता भी है, इसीलिए ये पार्ट है एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का। अगला जो ऑर्गेनेल है वो है गोल्जी बॉडी। बेसिकली गोल्जी बॉडी भी सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है। अगला है लाइसोसोम। ये जो लाइसोसोम है ये भी सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है। और उसके बाद आता है वैक्यूल, जो कि सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड है। इसकी मेम्ब्रेन को टोनोप्लास्ट बोलते हैं। ये सब बातें भी हम कर चुके हैं लास्ट लेक्चरों में। इन चार ऑर्गेनेल को इंक्लूड करके बनाया गया है एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। इसीलिए इस एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का एक और नाम रखा जाता है इन्हीं ऑर्गेनेल के शॉर्ट फॉर्म के बेसिस पे। जैसे यहां से उठाया गया है जी, इसको बोलते हैं जर्ल सिस्टम। बेसिकली एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का दूसरा नाम क्या है? जर्ल सिस्टम। इसमें जो जी है उसका मीनिंग क्या है? गोल्जी बॉडी। इसमें जो ई और आर है इसका मतलब है एंडोप्लाज्मिक रेंटिकुलम। और इसमें जो एल है बेसिकली उसका मतलब क्या है? लाइसोसोम। जितने ऑर्गेनेल को एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में रखा गया है उनके शॉर्ट फॉर्म के आधार पर एक नया नाम दिया गया है इस सिस्टम को, जर्ल सिस्टम। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। अगली लाइन हम समझते हैं। इस एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर कभी भी राइबोसोम और सेंट्रोसोम को इंक्लूड नहीं किया जाता है। इट नॉट इंक्लूड्स राइबोसोम एंड सेंट्रोसोम। हमने ऑर्गेनेल की कैटेगरी पढ़ी थी डबल मेम्ब्रेन बाउंड, जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड आते हैं। सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड जिसमें ईआर, माइक्रोबॉडीज, लाइसोसोम, गोल्जी बॉडी ये सब आते हैं। उसके अलावा नो मेम्ब्रेन बाउंड जिसपे मेम्ब्रेन ही नहीं होती, उसमें आते हैं राइबोसोम और सेंट्रोसोम। क्योंकि इन दोनों ऑर्गेनेल के पास मेम्ब्रेन ही नहीं है। अगर मेम्ब्रेन ही नहीं है तो ये एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट हो ही नहीं सकता। क्योंकि इस सिस्टम का पार्ट होने के लिए दो फीचर को फॉलो करना पड़ता है किसी भी ऑर्गेनेल को। पहला फीचर है उसके पास मेम्ब्रेन होनी चाहिए। दूसरा फीचर है उसका जो फंक्शन है वो कोऑर्डिनेटेड होना चाहिए विद द अदर ऑर्गेनेल्स ऑफ द एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। आई होप इट इज क्लियर कि राइबोसोम और सेंट्रोसोम को इस सिस्टम में इंक्लूड क्यों नहीं करते हैं, शामिल क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि इनके पास कोई मेम्ब्रेन ही नहीं होती है। बिकॉज दे आर नॉट मेम्ब्रेन बाउंड। इनके पास कोई मेम्ब्रेन ही नहीं है, ये मेम्ब्रेन से घिरे हुए ही नहीं है। ये रीजन है इसको इंक्लूड नहीं करने का। अगली लाइन हमने लिखी है इट नॉट इंक्लूड्स माइट्रोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड एंड माइक्रोबॉडीज। माइट्रोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड और माइक्रोबॉडीज जो है इन सभी के पास मेम्ब्रेन होती है, लेकिन फिर भी इनको इस सिस्टम में इंक्लूड नहीं करते हैं, शामिल नहीं करते हैं। उसका रीजन ये है कि इनका जो फंक्शन होता है, बिकॉज देयर फंक्शन आर नॉट कोऑर्डिनेटेड। इनके फंक्शन का आपस में कोई भी लेना देना ही नहीं है। जैसे माइट्रोकॉन्ड्रिया एटीपी का प्रोडक्शन करता है और प्लास्टिड जिसके अंदर क्लोरोप्लास्ट आता है वो फोटोसिंथेसिस का काम करता है, और माइक्रोबॉडी जो है वो फेट को स्टोर करने का काम करते हैं बेसिकली। आगे और डिटेल पढ़ेंगे इन ऑर्गेनेल्स की, अभी बस इतना समझ लें आप
कि इनके फंक्शन आपस में जुड़े हुए नहीं है, इसीलिए इनको इस सिस्टम में इंक्लूड नहीं करते हैं। तो आई होप ईच एंड एवरी पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन। प्लीज नोट दिस, देन वी फर्दर मूव ऑन। सो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के फर्स्ट ऑर्गेनेल की, जिसका नाम है ईआर, फुल फॉर्म है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके बारे में सबसे पहली लाइन लिखी है हमने, डिस्कवर्ड एंड नेम्ड बाय पोर्टर। पोर्टर साइंटिस्ट का नाम है जिसने ईआर की डिस्कवरी भी की थी और ईआर का नाम भी रखा था। आई होप इट इज क्लियर। अगली लाइन हमने लिखी है कि ईआर जो है वो कौन से सेल में एब्सेंट होता है या बहुत ही कम डेवलप होता है। पूरली डेवलप्ड यानी कि बहुत ही कम विकसित हुआ है, कम डेवलप हुआ है, या फिर ये एब्सेंट होता है किसके अंदर, रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स के अंदर। ऐसे सेल्स जो बहुत ही जल्दी डिवाइड करके नए सेल्स को बना रहे हैं उनके अंदर, उन सेल को मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोलते हैं। ये हम आगे के बायोलॉजी के चैप्टर्स में सीखेंगे। और ये एब्सेंट होता है स्पर्म के अंदर, क्योंकि स्पर्म के अंदर बेसिकली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रखने के लिए जगह ही नहीं होती है। और ये एब्सेंट होता है ओवम के अंदर भी। और ये जैसे कि सेल्स लिखे हैं यहाँ पे, एम्ब्रियोनल सेल्स, एम्ब्रियो के जो सेल्स होते हैं उन्हें भी बहुत जल्दी जल्दी डिवाइड करना है ताकि वो पूरी बॉडी का फॉर्मेशन कर सके, इसीलिए ये भी रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स है, इसके अंदर भी ईआर एब्सेंट होती है। इसके अलावा मेच्योर मेमेलियन आरबीसी जो होती है उसके अंदर भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एब्सेंट होती है, क्योंकि इस आरबीसी के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हटाकर जितनी भी जगह बनी है वहां पे हीमोग्लोबिन को जगह दी है। बेसिकली हीमोग्लोबिन को ज्यादा से ज्यादा भर के रखा है आरबीसी के अंदर ताकि ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कर सके आरबीसी। ये और ये रैपिडली डिवाइडिंग सेल है। इन दोनों सेल्स, बेसिकली ये दोनों सेल्स गैमिट है, इनसे नया जनरेशन बनता है। ईआर का काम होता है बेसिकली प्रोटीन बनाना, लिपिड बनाना, तो इन दोनों सेल्स को प्रोटीन और लिपिड की एज सच इतनी नीड नहीं है, इसलिए ईआर जो है इनके अंदर भी एब्सेंट होती है। बेसिकली इनकी जब स्ट्रक्चर पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे किस प्रकार स्पर्म जो है कंप्रेस होकर अपने सारे ऑर्गेनेल को लॉस करता है। आगे हमने लिखा है ईआर के बारे में। बेसिकली जो ईआर है ये दो टाइप का होता है। अगर मैं आपको बताऊं कि ईआर होता कहां पर है, किसी भी सेल के सेंटर में, अगर वो एनिमल सेल है तो सेंट्रिक वहां पे न्यूक्लियस होगा, सेंटर में न्यूक्लियस मिलेगा। इस न्यूक्लियस से जुड़े होते हैं बहुत सारे चैनल लाइक स्ट्रक्चर जिसे बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या फिर ईआर। अगर मैं आपको समझाऊं एक डायग्राम बनाकर, सपोज दिस इज ए सेल, दिस इज ए कंप्लीट सेल बेसिकली, और ये है उस सेल का न्यूक्लियस। व्हाट इज दिस, दिस इज न्यूक्लियस बेसिकली, और व्हाट इज दिस, दिस इज साइटोप्लाज्म। अगर ये सेल है तो इसके अंदर साइटोप्लाज्म होगा। इस साइटोप्लाज्म के अंदर न्यूक्लियस से जुड़ी हुई कुछ इस टाइप की स्ट्रक्चर आपको दिखेगी। किसी भी सेल के अंदर कुछ ऐसी स्ट्रक्चर आपको दिखेगी। इसी स्ट्रक्चर का नाम क्या है, बेसिकली इसी स्ट्रक्चर का नाम होता है ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इस ईआर के दो टाइप हो सकते हैं किसी भी सेल के अंदर, जो हमने यहां पे लिखे हैं। एक को बोलते हैं आरईआर और दूसरे को बोलते हैं एसईआर। इस आरईआर का फुल फॉर्म होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये रफ होती है बेसिकली क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। राइबोसोम एक बहुत छोटी स्ट्रक्चर होती है जो कि प्रोटीन का फॉर्मेशन करवाती है। आरईआर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ये रफ क्यों होती है, क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम लगे हुए होते हैं। ये राइबोसोम प्रोटीन बनाने का काम करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ द प्रोटीन। तो आरईआर का फंक्शन क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ द प्रोटीन। जबकि जो एसईआर है उसका फुल फॉर्म होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये स्मूथ क्यों है, क्योंकि यहाँ पे राइबोसोम जो स्ट्रक्चर थे वो है ही नहीं, राइबोसोम कंप्लीटली एब्सेंट होते हैं इसके अंदर। तो ये दो टाइप की ईआर मिलती है। बहुत ही बेसिक समझाया है मैंने अभी आपको। इन दोनों के बीच में डिफरेंस हम आगे पढ़ेंगे और बहुत ज्यादा डिफरेंस पढ़ेंगे। आगे हमने लिखा है ये जो ईआर आपको दिख रही है इसके तीन फॉर्म मिल सकते हैं बेसिकली, यानी कि ईआर को बनाने वाले जो स्ट्रक्चर्स है वो तीन टाइप के स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं जो हमने यहाँ पे लिखे हैं। पहले का नाम है सिस्टर्नी, दूसरा होता है ट्यूबुलर, सॉरी ये ट्यूबुलर होगा, और तीसरा होता है वेसिकल्स। इस ट्यूबुलर की स्पेलिंग को ठीक कर देता हूं मैं आपके लिए। ये होता है ट्यूबुलर। पहला होता है सिस्टर्नी, दूसरा है ट्यूबुलर और तीसरा है वेसिकल्स। इनके स्ट्रक्चर भी मैंने नीचे आपको बना के बताए हैं।
कुछ इस टाइप का दिखेगा आपको सिस्टर्नी। सिस्टर्नी क्या है? बेसिकली ट्यूबुलर टाइप के स्ट्रक्चर जब कंबाइन हो जाते हैं दो या दो से ज्यादा, तो उसी स्ट्रक्चर का नाम रखा जाता है सिस्टर्नी। और ये जो सिस्टर्नी होते हैं ज्यादा किसके अंदर मिलते हैं? RER के अंदर ये ज्यादा मिलते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर सिस्टर्नी का नंबर जो है वो ज्यादा होता है। और ट्यूबुलर की जो स्ट्रक्चर है वो बेसिकली ट्यूब जैसी होती है, सिलेंडर के जैसी होती है, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर बेसिकली। और ये जो मिलते हैं ये SER में ज्यादा मिलते हैं। जब SER के ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट हो जाते हैं तभी उसका नाम क्या रख देते हैं? RER रख देते हैं। ये दोनों जो स्ट्रक्चर है बेसिकली SER और RER ये आपस में बदल सकते हैं। अगर SER से RER बनना है तो यहाँ पे राइबोसोम जो है वो आके जुड़ जाएगा, और RER से SER बनना है तो यहां से राइबोसोम जो है वो बाहर निकल जाएगा। तो ये दोनों स्ट्रक्चर आपस में कन्वर्टेबल होते हैं, ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं। उसके अलावा सिस्टर्नी और ट्यूबुलर के अलावा तीसरा जो स्ट्रक्चर है उसका नाम है वेसिकल्स। वेसिकल्स की हिंदी होती है बेसिकली थैलियां। ये छोटी छोटी थैली लाइक स्ट्रक्चर है, प्लास्टिक बैग लाइक स्ट्रक्चर है, जिनके अंदर कुछ कुछ फूड का मटेरियल स्टोर होता है। बेसिकली ये जो ER होता है ये कुछ सब्सटेंस का फॉर्मेशन करता है, उन सब्सटेंस को वेसिकल के अंदर स्टोर किया जाता है बेसिकली। उसके बाद आगे के ऑर्गेनेल तक इस सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट किया जाता है। ER एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का पहला ऑर्गेनेल है जिसको हमने समझना स्टार्ट किया है। ये बहुत सारे सब्सटेंस का फॉर्मेशन करेगा जिनको इन वेसिकल्स के अंदर डाल के दूसरे ऑर्गेनेल तक भेजेंगे, और वो दूसरे ऑर्गेनेल इन सब्सटेंस को लेकर इनसे कोई नया सब्सटेंस बनाएंगे। इसीलिए तो ER का फंक्शन इससे आगे आने वाले ऑर्गेनेल से क्या है? जुड़ा हुआ है, कोऑर्डिनेटेड है, इसीलिए ये एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट है। आई होप ईच एंड एवरी पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन। प्लीज नोट दिस, प्लीज नोट दिस, देन वी फर्दर मूव ऑन। सो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम समझते हैं ER के बारे में कुछ और लाइनें जो NCERT में डायरेक्टली लिखी गई है। सबसे पहली लाइन है ER डिवाइड्स द इंटरसेलुलर स्पेस। अब ये इंटरसेलुलर स्पेस क्या होता है बहुत ध्यान से समझना, एक एक वर्ड को मैं क्रिस्टल क्लियर करूंगा। जैसे ये कोई सेल है, ये कोई दूसरा सेल है, ये भी एक सेल है और ये भी एक सेल है। इस सेल के अंदर का जो स्पेस है इसे बोलते हैं इंटरसेलुलर स्पेस। इंटरसेलुलर स्पेस, जो ये वर्ड लिखा गया है आपके सामने ये क्या है? इंटरसेलुलर स्पेस है। बेसिकली ये सेल के अंदर का स्पेस है, समझ में आ गया? सेल के अंदर जो स्पेस है उसी का नाम क्या है? इंटरसेलुलर स्पेस है। इस स्पेस को दो भागों में, दो अलग अलग, डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है? अलग अलग कंपार्टमेंट्स, दो अलग अलग कंपार्टमेंट्स में डिवाइड कर देगी। कौन? ER। ये जो सेल के अंदर जितना भी स्पेस होता है उसे दो अलग अलग भागों में डिवाइड कौन करती है? ER करती है। अब उन दोनों भागों के नाम क्या होंगे यहां पे समझना बहुत ध्यान से। जैसे ये कोई न्यूक्लियस है और ये है इस न्यूक्लियस का सेल। इस न्यूक्लियस के बाहर ऐसे क्या लगी होगी? ER लगी होगी, होगी या नहीं होगी? इस ER के बेसिकली कुछ ऐसे राउंडिंग बनानी चाहिए हमें, और ये है आपका ER। इस दोनों ER के जो वेसिकल, सिस्टर्नी या ट्यूबुल्स, कोई भी स्ट्रक्चर के अंदर का जो स्पेस है, ये जो स्पेस दिख रहा है आपको, इसे बोलेंगे बेसिकली, ये रहा ल्यूमिनल, है ना? इसे क्या बोलेंगे? ल्यूमिनल। जो ER के अंदर का स्पेस है उसे क्या बोलेंगे? ल्यूमिनल बोलेंगे। अब जो ये ER के अलावा जो ER से बाहर का इंटरसेलुलर स्पेस है इसे क्या बोलेंगे? एक्स्ट्रा ल्यूमिनल। ल्यूमिनल का मतलब क्या है? जो ER के अंदर का स्पेस है, जिस स्पेस को ER ने घेर लिया है चारों तरफ से, उसका नाम क्या है? ल्यूमिनल स्पेस नाम है। और जो ER के बाहर का स्पेस है, साइटोप्लाज्म का पार्ट है, वो क्या है? एक्स्ट्रा ल्यूमिनल है। अब लाइन को पढ़ सकते हो आप। ER डिवाइड्स द इंटरसेलुलर स्पेस इनटू टू डिस्टिंक्ट कंपार्टमेंट्स। दो अलग अलग कंपार्टमेंट्स बनेंगे। पहला कौन है? ल्यूमिनल है। जो कौन सा वाला है? इनसाइड द ER। क्या ये ER के इनसाइड है? बिल्कुल है। और दूसरा है एक्स्ट्रा ल्यूमिनल, जो क्या है? साइटोप्लाज्म है। बेसिकली यही तो साइटोप्लाज्म होता है। एग्जैक्टली ये थे दो कंपार्टमेंट जो ER ने बनाए थे। किसके कंपार्टमेंट है? इंटरसेलुलर स्पेस के।
दोनों कंपार्टमेंट्स के नाम और पोजीशन। आई होप ईच एंड एवरी पॉइंट इज क्लियर टू यू। अगली लाइन समझाता हूं आपको, एक एक वर्ड आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। अगली लाइन में लिखा गया है राइबोसोम अटैच टू आउटर सरफेस ऑफ आर। हमने देख लिया था कि ER के दो टाइप है, SER और RER। ये जो RER होता है इसके ऊपर राइबोसोम जुड़े होते हैं, लेकिन कहां पर जुड़ते हैं? अगर आपने नोटिस किया हो तो इस न्यूक्लियस के कुछ इस तरीके से हमने ER को ड्रॉ किया था, या इसी प्रकार से हम ER को ड्रॉ करते हैं। ये जो ER है इसकी दो सरफेस आपको दिखाई देनी चाहिए। ये क्या है? दिस इज बेसिकली न्यूक्लियस, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इस न्यूक्लियस से जो ER निकल रही है इसके दो सरफेस है, ये है आउटर सरफेस और ये कौन सा है? ये है इनर सरफेस। ये किसके सरफेस है? ER के सरफेस है। जब राइबोसोम जुड़ता है ER के ऊपर तो वो कहां से जुड़ता है? हमेशा आउटर सरफेस से जुड़ता है। कौन? राइबोसोम। कभी भी इनर सरफेस से राइबोसोम जुड़ता ही नहीं है। इनर सरफेस से जुड़ा है, इसका मतलब क्या है? ER का जो ल्यूमिनल वाला पार्ट है, ल्यूमिनल कंपार्टमेंट्स है, उसके अंदर क्या चला गया है? राइबोसोम चला गया है। ऐसा कभी भी नहीं होता है। राइबोसोम हमेशा ही आउटर पार्ट ऑफ द ER यानी कि आउटर सरफेस ऑफ द ER पे अटैच होते हैं। यानी कि जो साइटोप्लाज्म की तरफ है, जो साइटोप्लाज्म की तरफ है ER की सरफेस, उसके ऊपर क्या जुड़ते हैं? राइबोसोम जुड़ते हैं। ये मैंने आपको कुछ राइबोसोम ड्रॉ करके शो किए हैं। ये क्या होते हैं? राइबोसोम होते हैं। अब ये राइबोसोम जुड़ते कैसे हैं? बेसिकली राइबोसोम की भी दो यूनिट होती है, एक होती है लार्जर यूनिट और एक होती है स्मॉलर यूनिट। जब राइबोसोम को डिटेल में पढ़ेंगे, जैसे अभी हम ER को डिटेल में पढ़ रहे हैं, जब राइबोसोम को डिटेल में पढ़ेंगे तो ये चीजें और क्लियर होगी। अभी समझो कि लार्जर और स्मॉलर सब यूनिट आखिर इस ER से जुड़ती कैसे है। जैसे मैं कहूं कि ये क्या है? आउटर सरफेस है, आउटर सरफेस ऑफ ER है। ये इस आउटर सरफेस ऑफ ER के ऊपर ये राइबोसोम जुड़ता कैसे है? तो इसके साथ जो यूनिट जुड़ती है राइबोसोम की वो होती है लार्जर यूनिट। मैं यहां पे बना रहा हूं आपके सामने, दिस इज द लार्जर यूनिट ऑफ राइबोसोम। ये क्या है? ये लार्जर यूनिट है। इस लार्जर के ऊपर रखी होती है क्या? स्मॉलर यूनिट ऑफ राइबोसोम। बेसिकली यूनिट बोल लो, सब यूनिट बोल लो, बेसिकली मतलब समझ में आना चाहिए। राइबोसोम की दो यूनिट्स होती है, बड़ी वाली और छोटी वाली। जो बड़ी वाली है वो किसके साथ जुड़ती है? ER के साथ जुड़ती है और वो हमेशा ER के आउटर सरफेस से जुड़ेगी। आखिर इन दोनों को जोड़ने का काम कौन से प्रोटीन करते हैं? यहां पर कुछ प्रोटीन्स होते हैं जो इन दोनों को जोड़े रखने का काम करते हैं। ये प्रोटीन्स बेसिकली ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं। ग्लाइकोप्रोटीन का मतलब होता है जिसमें ग्लूकोज भी हो और प्रोटीन यानी कि एमिनो एसिड भी हो। और यहाँ पे कुछ राइबोफोरिन्स टाइप के प्रोटीन्स भी होते हैं। दो प्रोटीनों के नाम लिखे हैं, ग्लाइकोप्रोटीन और राइबोफोरिन्स प्रोटीन। ये जो राइबोफोरिन्स प्रोटीन है ये फिर से दो टाइप के होते हैं, 1 एंड 2। कितने टाइप के प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल है किसी भी राइबोसोम को ER से जोड़ने के लिए, या फिर किसी भी लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम को ER से जोड़ने के लिए? तो वो 3 टाइप के प्रोटीन मैंने आपको पढ़ा दिए, ग्लाइकोप्रोटीन, राइबोफोरिन फर्स्ट एंड राइबोफोरिन सेकंड। तो आई होप ईच एंड एवरी पॉइंट इज क्लियर विथ यू विथ वेरी स्मॉल कॉन्सेप्ट। अगली लाइन हम समझते हैं। ER जो होता है बेसिकली ये फ्रिक्वेंटली ऑब्जर्व किया जाता है एक्टिवली इन्वॉल्व्ड प्रोटीन सिंथेसिस के जो सेल्स होते हैं उनके अंदर। समझाता हूं अभी आपको। देखो RER का काम क्या होता है? उसके ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट है, तो वो राइबोसोम क्या करेंगे? प्रोटीन सिंथेसिस करेंगे, प्रोटीन को बनाएंगे। यानी कि RER कौन से सेल्स में ज्यादा मिलेंगे? जिन सेल्स को प्रोटीन बनाने की जरूरत है, जो प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं, वहां पे RER का नंबर क्या होगा? ज्यादा होगा, ताकि वो ज्यादा प्रोटीन को बना सके। वही लाइन लिखी हुई है कि RER जो होते हैं वो फ्रिक्वेंटली ज्यादातर ऑब्जर्व किए जाते हैं इन द सेल। सेल के अंदर कौन से सेल? एक्टिवली इन्वॉल्व, जो सक्रिय रूप से शामिल है इन किसके अंदर? प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर। अगर प्रोटीन बना रहे हैं तो उस प्रोटीन को बाहर भी तो निकालेंगे, उसका सिक्रीशन भी तो करेंगे। तो प्रोटीन सिंथेसिस एंड सिक्रीशन। आई होप इट इज क्लियर। अगली लाइन देखो, देयर आर एक्सटेंसिव एंड कंटिन्यूस विद द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस। जो न्यूक्लियस में आपको एक लाइन से बना के दिखा रहा हूं बार बार ऐसे, एक्चुअली में इस न्यूक्लियस के ऊपर भी दो मेम्ब्रेन होती है। ये मैंने पहली मेम्ब्रेन बनाई
दूसरी मेम्ब्रेन भी कुछ इस टाइप से होती है। न्यूक्लियस भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, ध्यान से सुनना, न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, ऑर्गेनेल नहीं है। न्यूक्लियस इज द नॉट ए स्ट्रक्चर। न्यूक्लियस जो है वो कोई ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है जिसको ऑर्गेनेल माना जाता है, ये केवल एक संरचना है, स्ट्रक्चर ही है। तो न्यूक्लियस के पास भी डबल मेम्ब्रेन होती है, लेकिन हमने ऑर्गेनेल की कैटेगरी पढ़ी थी, डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, उसमें केवल माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड को लिखा था। न्यूक्लियस वहां पे नहीं लिख सकते क्योंकि ये ऑर्गेनेल नहीं है, ये केवल क्या है, स्ट्रक्चर है। इसके ऊपर क्या होती है, डबल मेम्ब्रेन होती है। जो बाहर होती है उसे बोलेंगे आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस, जो अंदर होती है उसे बोलेंगे इनर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस। अब जब ER जो है इस न्यूक्लियस मेम्ब्रेन के साथ जुड़ेगा तो वो ऑब्वियसली आउटर सरफेस के साथ जुड़कर ही तो जाएगा। ER हम बना रहे हैं न्यूक्लियस से जुड़ा हुआ, इसका मतलब न्यूक्लियस की जो बाहरी सरफेस है उससे जुड़ के ER क्या करेगा, आगे एक्सटेंड करेगा। आई होप इट इज क्लियर। तो ये ER जो होता है वो कंटिन्यू करता है आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस के साथ। ये लाइन भी आपको समझ में आई होगी। एक्सटेंसिव का मतलब होता है इसके एक्सटेंशन जो है अलग अलग डायरेक्शन में निकल सकते हैं, जैसे पेड़ की शाखाएं निकलती है अलग अलग डायरेक्शन में, उसी प्रकार ER के भी एक्सटेंशन शाखाएं वर्दियां निकल सकती है। अगली लाइन लिखी गई है, द SER इज द मेजर साइट फॉर सिंथेसिस ऑफ लिपिड। जैसा कि हमने समझा RER क्या बनाता है, प्रोटीन बनाता है, उसी प्रकार जो SER होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये क्या बनाता है, ये लिपिड को बनाता है। जैसे RER कौन से सेल में मिला था, जिसको प्रोटीन बनाने की जरूरत है, वैसे ही SER कौन से सेल में मिलेगा, जिस सेल को लिपिड बनाने की जरूरत है। जैसे कि कुछ एनिमल सेल के अंदर मिल सकता है SER, जिनको स्टेरॉइड हार्मोन्स बनाने हैं, जिन सेल में स्टेरॉइड हार्मोन बनाए जाते हैं, सिंथेसाइज्ड किए जाते हैं, उन सेल के अंदर लिपिड बनाना पड़ेगा। स्टेरॉइड का मतलब ही होता है लिपिड, ये एक टाइप का लिपिड है। बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर में और डिटेल में क्लियर होगा स्टेरॉइड और लिपिड क्या है। स्टेरॉइड भी एक टाइप का लिपिड है। अगर इस सेल को स्टेरॉइड हार्मोन बनाना है, इसका मतलब लिपिड बनाना है। लिपिड बनाने के लिए SER का नंबर यहाँ पे ज्यादा होना चाहिए। तो SER का नंबर कहाँ पे ज्यादा मिलता है, जिस सेल को लिपिड बनाना है, जिस सेल को स्टेरॉइड हार्मोन बनाना है, या फिर जिसको स्टेरॉइड बनाना है बेसिकली। आई होप ईच एंड एवरी वर्ड इज क्लियर टू यू। प्लीज नोट दिस, देन वी फर्दर मूव ऑन। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम समझते हैं कुछ डिफरेंस RER और SER के अंदर। बहुत ही सिंपल डिफरेंस हमने समझा था राइबोसोम वाला, जिसके बेसिस पे ये दो टाइप बनाए भी गए थे। उस डिफरेंस के अलावा कुछ और डिफरेंस मैंने आपके लिए लिख रखे हैं यहाँ पे। सबसे पहला डिफरेंस तो वही है, SER स्मूथ है, इसका मतलब यहाँ पे राइबोसोम क्या होंगे, एब्सेंट होंगे, राइबोसोम होंगे ही नहीं। RER रफ है, रफ क्यों है, क्योंकि यहाँ पे राइबोसोम क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। अगर राइबोसोम प्रेजेंट होंगे तो ये कहाँ पे मिलेगी उसकी भी बात करते हैं, और ये कहाँ पे मिलेगी उसकी भी बात करते हैं। जैसे ये न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस से ER जुड़ी होती है, न्यूक्लियस से जो ER जुड़ी होती है उसी का नाम क्या है, RER नाम है। और इस RER से आगे चल के जुड़ती है SER बेसिकली। यहाँ पे RER खत्म होती है, यहाँ से क्या स्टार्ट होती है, SER स्टार्ट होती है, कुछ ऐसे। और ये जो बीच में बनाया था मैंने, ये न्यूक्लियस था बेसिकली। तो आप समझ सकते हो न्यूक्लियस से जो जुड़ी हुई है वो RER है, उसके ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट है। इसीलिए न्यूक्लियस की जो आउटर मेम्ब्रेन होती है उसके ऊपर भी कभी कभी हमें क्या दिखते हैं, राइबोसोम दिखते हैं, जो किस पे होने चाहिए थे, RER पे होने चाहिए थे। एक्चुअली में RER और आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस जुड़े हुए हैं, इसीलिए कुछ राइबोसोम आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस में भी प्रेजेंट मिलते हैं। तो आई होप इट इज क्लियर। ये कहां पे प्रेजेंट होती है, नियर द न्यूक्लियस। ये कहां पे प्रेजेंट होगी, नियर द सेल मेम्ब्रेन। भाई सेल मेम्ब्रेन कहां पे होगी, यहां पे होगी। जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाओगे, किसके करीब जाओगे, सेल मेम्ब्रेन के। ऐसे तो ऐसे बोल सकते हो अवे फ्रॉम न्यूक्लियस प्रेजेंट है ये, या फिर ये बोल सकते हो नियर द सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है ये। सेल मेम्ब्रेन के पास है या इस न्यूक्लियस से दूर है, दोनों शब्द आप यहां पे लिख सकते हो। देखो RER पे राइबोसोम होते हैं। राइबोसोम क्या काम करते हैं, प्रोटीन फॉर्मेशन का काम करते हैं। राइबोसोम की जो दो यूनिट पढ़ी थी हमने, लार्जर और स्मॉलर, इनके बीच में mRNA चलता है। इस mRNA के ऊपर एमिनो एसिड आके जुड़ते रहते हैं, जिससे बहुत लंबी एमिनो एसिड की स्ट्रक्चर बनती है। इसी बहुत लंबी एमिनो एसिड की स्ट्रक्चर का नाम क्या है, प्रोटीन है। तो प्रोटीन कौन बनाते हैं, राइबोसोम। राइबोसोम कहां पे है, RER पे। तो ये क्या करते हैं बेसिकली, फाउंड इन प्रोटीन फॉर्मिंग सेल्स।
RER उन सेल्स में मिलेगा जो प्रोटीन बनाते हैं, जबकि SER क्या बनाता है, लिपिड। तो ये कौन से सेल्स में मिलेगा, जो सेल्स लिपिड बनाते हैं, फाउंड इन लिपिड फॉर्मिंग सेल्स। उसके अलावा जब मैंने ER स्टार्ट किया था आपके सामने, तब मैंने बताया था कि इसके 3 फॉर्म होते हैं, सिस्टर्नी, ट्यूबुलर और वेसिकल। मैंने कहा था जो सिस्टर्नी है वो मिलता है किसके अंदर, RER के अंदर। तो RER किसका बना हुआ है, फॉर्म्ड ऑफ सिस्टर्नी। RER किसका बनता है, सिस्टर्नी का। जबकि ये SER किसका बनता है, ये ट्यूबुल्स का बनता है। सिस्टर्नी और ट्यूबुल्स की स्ट्रक्चर भी मैंने आपको बताई थी, ये ER के ही कंपोनेंट्स है, बेसिकली टाइप है, आप फॉर्म है, ऐसा आप कह सकते हो। प्रोटीन फॉर्मेशन के कुछ सेल्स हमने लिख रखे हैं जो RER जिनके अंदर मिलेगी बेसिकली। तो पहले सेल का नाम है एसिनल सेल्स। ये सेल्स कहां पे मिलते हैं, ये सेल्स पेनक्रिया के अंदर मिलते हैं। आपने सुना होगा पेनक्रिया के अंदर इंसुलिन हार्मोन का फॉर्मेशन होता है। इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन है जो प्रोटीन का बना हुआ होता है। अब पेनक्रिया को अगर इंसुलिन बनाना है यानी कि प्रोटीन बनाना है, तो प्रोटीन बनाने के लिए उस पेनक्रिया का जो एसिनल सेल है जो इंसुलिन बनाता है, उसी का नाम क्या है, एसिनल सेल है। इस एसिनल सेल को इंसुलिन बनाना है यानी कि प्रोटीन बनाना है। प्रोटीन बनाने के लिए इस सेल के अंदर RER का नंबर क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। तो यही समझाया है, एसिनल सेल के अंदर RER का नंबर ज्यादा क्यों होता है, क्योंकि इसे प्रोटीन बनाने की जरूरत है, और उसी प्रोटीन का नाम हम इंसुलिन रखते हैं, जिसकी डेफिशिएंसी से क्या होती है, डायबिटीज मेलाइटस डिजीज होती है। इसकी बात भी हम करेंगे आगे के चैप्टर्स में। एक बात और सुन लो यहीं पे, जो इंसुलिन होता है वो एक प्रोटीन होता है, ये आपने समझ लिया। प्रोटीन का डाइजेशन स्टमक में हो जाता है, इसीलिए इसको मुंह से नहीं ले सकते। इंसुलिन के इंजेक्शन लगाए जाते हैं, इसको टेबलेट की तरह आप मुंह से नहीं ले सकते, क्योंकि ये एक प्रोटीन है जिसका डाइजेशन स्टमक में हो जाएगा। अगर डाइजेशन ही हो गया तो इसके बाद इंसुलिन फंक्शन नहीं कर पाएगा। इंसुलिन का फंक्शन होता है ग्लूकोज का अमाउंट डिक्रीज करना इन द ब्लड, तो वो फंक्शन नहीं हो पाएगा, इसीलिए इंसुलिन की टेबलेट नहीं बनती, इंजेक्शन लगते हैं। ये बात मैंने यही समझा दी है, आगे और डिटेल में पढ़ेंगे बेसिकली। अगले सेल का नाम है जो प्रोटीन सिंथेसिस करता है, जिसके अंदर RER ज्यादा मिलते हैं, उसका नाम है गोबलेट सेल। बेसिकली गोबलेट सेल क्या होते हैं, ये हमारी जो गट होती है, एलिमेंट्री केनाल होती है, जिस पाइप के अंदर फूड का डाइजेशन होता है, उसी का नाम एलिमेंट्री केनाल है, और उसी को गट भी बोलते हैं। इस गट के अंदर कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो फूड को चिपचिपा बनाने के लिए, है ना, म्यूसिलेज की एक कवरिंग के लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। आप ऐसा कह सकते हो कि ये सेल जो होते हैं ये म्यूकस बनाते हैं। म्यूकस एक सब्सटेंस है जो भोजन को, फूड को बेसिकली चिपचिपा बनाता है, ताकि वो चिपचिपा बन के आसानी से फिसल कर एलिमेंट्री केनाल में नीचे की तरफ जा सके। तो ये म्यूकस बनाता है कौन, गोबलेट सेल। और ये जो म्यूकस होता है बेसिकली ये क्या होता है, ये प्रोटीन होता है। जैसे इंसुलिन एक प्रोटीन था, म्यूकस भी क्या है, एक प्रोटीन है। म्यूकस कौन बनाएगा, गोबलेट सेल, यानी कि प्रोटीन बनाएगा गोबलेट सेल। प्रोटीन बनाने के लिए RER का नंबर क्या होगा, गोबलेट सेल में ज्यादा होगा। आई होप इट इज क्लियर। अगला सेल हमने लिखा है प्लाज्मा सेल, जो एक टाइप का WBC होता है। प्लाज्मा सेल का फॉर्मेशन बी लिम्फोसाइट के द्वारा होता है बोन मेरो के अंदर। तो ये भी बेसिकली प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं, जिस प्रोटीन से बेसिकली बैक्टीरिया, कोई भी पैथोजन को मारना है और हमें इम्यूनिटी प्रदान करनी है। तो इम्यूनिटी प्रदान करने के लिए जो बनते हैं बेसिकली, जो एंटीबॉडीज वगैरह बनते हैं, वो भी प्रोटीन के होते हैं, और उस प्रोटीन को बनाते हैं प्लाज्मा सेल्स। इसलिए प्लाज्मा सेल्स में RER का नंबर ज्यादा होता है। अगला हमने लिखा है एंडोक्राइन सेल्स। एंडोक्राइन सेल्स जो है वो एंडोक्राइन ग्लैंड्स के अंदर होंगे। एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो है बेसिकली हार्मोन को बनाते हैं, और कुछ हार्मोन ऐसे होते हैं जो प्रोटीन के होते हैं। इस प्रोटीन को बनाने के लिए उन सेल्स के अंदर RER का नंबर क्या होता है, ज्यादा होता है। अगला लिखा है हमने निसेल्स ग्रेन्यूल्स। जो निसेल्स ग्रेन्यूल्स होते हैं न्यूरॉन के अंदर, वो भी एक प्रोटीन का बना हुआ स्ट्रक्चर है। तो इस निसेल्स ग्रेन्यूल्स को बनाने के लिए न्यूरॉन के अंदर RER का नंबर क्या होता है, ज्यादा होता है। आई होप ईच एंड एवरी एग्जाम्पल इज क्लियर टू यू। इसके एग्जाम्पल समझते हैं कुछ। SER जो होता है वो बेसिकली लिपिड का फॉर्मेशन करता है। तो ऐसे सेल्स जिनको लिपिड का फॉर्मेशन ज्यादा करना है, उसके अंदर SER का नंबर भी क्या होगा, ज्यादा होगा। पहला सेल हमने लिखा है एडिपोसाइट। जो लोग मोटे होते हैं, जिनमें मोटापा अधिक होता है, ओबेसिटी बेसिकली, उनके अंदर एडिपोसाइट, फैट को स्टोर करने वाले सेल्स होते हैं। उन सेल्स के अंदर फैट यानी कि SER का प्रोडक्शन भी ज्यादा होता है, क्योंकि SER का नंबर ज्यादा है तो फैट ज्यादा बन रहा है जो एडिपोसाइट में स्टोर हो रहा है।
जिसके कारण ओबेसिटी बढ़ रही है। अगले सेल का नाम है इंटरस्टिशियल सेल। इंटरस्टिशियल सेल जो होता है ये बेसिकली टेस्टिस के अंदर होता है और ये वो सेल होता है जो हॉर्मोन्स को बनाता है। कुछ हॉर्मोन्स प्रोटीन के बने होते हैं और कुछ हॉर्मोन्स लिपिड के बने होते हैं। बेसिकली लिपिड का एक टाइप होता है स्टेरोल। उस स्टेरोल से बनते हैं कुछ हॉर्मोन्स जो टेस्टिस के अंदर बनते हैं और इस टेस्टिस का एक सेल होता है इंटरस्टिशियल सेल, ये उन स्टेरॉइड को बनाता है। इसलिए इस सेल के अंदर SER का नंबर क्या मिलेगा? हाई मिलेगा। अगला एग्जांपल लिखा है हमने एड्रीनल कोर्टिकल सेल्स। एड्रीनल कोर्टिकल सेल्स जो है ये बेसिकली किडनी के सेल्स है जो लिपिड के हार्मोन का प्रोडक्शन करते हैं। जैसे ये स्टेरोल के हार्मोन बना रहे थे, ये भी कुछ स्टेरोल और लिपिड दोनों के हार्मोन बनाते हैं। इसलिए यहाँ पे SER का नंबर क्या मिलेगा? हाई मिलेगा। अगला एग्जांपल है ल्यूकोसाइट का। ल्यूकोसाइट एक टाइप का WBC होता है जो कि लिपिड का फॉर्मेशन करता है, इसलिए इसके अंदर SER का नंबर हाई होगा। अगला है रेटिनल सेल्स। आपने ह्यूमन आई के अंदर रेटिना लेयर के बारे में जरूर सुना होगा। ये जो रेटिना की लेयर होती है इसके अंदर कुछ सेल्स होते हैं जिनको रोड और कोन्स बोलते हैं। इन सेल्स को कंबाइंड फॉर्म में रेटिनल सेल्स भी बोलते हैं। इनके अंदर बेसिकली लिपिड के फॉर्मेशन की आवश्यकता अधिक होती है, इसीलिए लिपिड बनाने के लिए यहाँ पे SER का नंबर भी क्या मिलेगा? हाई मिलेगा। तो ये कुछ डिफरेंस थे SER और RER के अंदर, जिनको मैंने आपको बहुत ही डिटेल में समझाया है। मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। सो प्लीज नोट दिस, देन वी फर्दर मूव ऑन। सो चलिए स्टूडेंट्स, SER और RER में डिफरेंस को समझने के बाद अब हम समझते हैं फंक्शन ऑफ द ER। बेसिकली ER क्या काम करता है किसी भी सेल के अंदर, उसके बारे में कुछ लाइनें हमने लिखी है। सबसे पहले जो प्रोटीन का सिंथेसिस है वो भी कौन करेगा? ER करेगा। उसके अंदर भी जो RER होता है वो वाला पोर्शन प्रोटीन को बनाएगा। उसके बाद में एंजाइम सिंथेसिस का जो काम होता है वो भी कौन करेगा? RER करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि एंजाइम भी क्या होते हैं? वो प्रोटीन होते हैं। ऑल एंजाइम्स आर बेसिकली प्रोटीन एक्सेप्ट राइबोजाइम। राइबोजाइम एक ऐसा एंजाइम है जो प्रोटीन नहीं होता। बाकी जितने भी एंजाइम होते हैं सब किसके बने होते हैं? प्रोटीन के। प्रोटीन को बनाता ही है RER, इसलिए एंजाइम को भी कौन बनाएगा? RER। और यही एंजाइम भरे होते हैं किसके अंदर? लाइसोसोम के अंदर। इसीलिए लाइसोसोम के जो एंजाइम होते हैं वो फूड का डाइजेशन कर सकते हैं। आप समझ पा रहे होंगे कैसे ER के द्वारा बनाया गया प्रोटीन एंजाइम में कन्वर्ट होता है और वो एंजाइम लाइसोजाइम के अंदर चला जाता है और वहां पे जाकर फूड का डाइजेशन करता है। इसका मतलब ER के द्वारा बनाया गया प्रोडक्ट किसी दूसरे ऑर्गेनेल में जाके काम कर रहा है, उसके लिए यूजफुल है। इसी को बोलते हैं फंक्शनली कनेक्टेड होना, कोऑर्डिनेटेड फंक्शन होना या फिर जुड़े हुए फंक्शन होना बेसिकली। इसीलिए ये दोनों ऑर्गेनेल जो है एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट है। आगे लिखा है लिपिड का जो सिंथेसिस करते हैं वो भी ER करते हैं। बेसिकली SER जो पोर्शन है वो करता है। उसके अलावा कैल्शियम आयंस को स्टोर करता है। स्टोर का मतलब इकट्ठे करके रखना। कहां पे? मसल के सेल के अंदर। कौन करता है ये काम? SER करता है। जब मसल वाला चैप्टर पढ़ेंगे लोकोमोशन एंड मूवमेंट, तो वहां पर ये चीज आपके दिमाग में और क्लियर होगी कि कैल्शियम आयन को स्टोर क्यों किया जाता है, कहां पे किया जाता है। अगला लिखा है डिटॉक्सिफिकेशन। टॉक्सिफिकेशन का मतलब होता है जहरीले पदार्थों को बनाना। डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब होगा जहरीले पदार्थों को तोड़ना। ये कहां पे होता है? ये SER ऑफ लीवर के अंदर होता है। जो लीवर के सेल के अंदर ये काम होता है, उस सेल के अंदर SER ज्यादा होते हैं। उस सेल का नाम भी आपको बता दूं मैं, हिपेटोसाइट बोलते हैं उस सेल को, जिसके अंदर SER का नंबर ज्यादा होता है। और वो SER जहरीले पदार्थों को तोड़ते हैं, डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं, जिससे कि जहरीले पदार्थ हमारे शरीर को नुकसान नहीं पहुंचा पाते हैं। आई होप इट इज क्लियर। अगला लिखा है एज सेल एंडोस्केलेटन। सेल के अंदर का जो कंकाल है, स्केलेटन है, एंडो का मतलब अंदर, सेल के अंदर का जो कंकाल है, स्टेबिलिटी है, वो कौन देती है? ER देती है। क्योंकि ER की पोजीशन कहां होती है? न्यूक्लियस से लेकर सेल मेम्ब्रेन तक पूरे सेल में चैनल के नेटवर्क की तरह फैला होता है। इसलिए हर एक ऑर्गेनेल को स्टेबिलिटी भी देता है और ये स्केलेटन बनाता है बेसिकली पूरी सेल का। अगला लिखा है रीफॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। आपने समझा था न्यूक्लियस मेम्ब्रेन से कौन जुड़ा है? ER जुड़ा है। जब सेल डिवीजन होता है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को गायब होना होता है प्रोफेज फेज के अंदर।
उस टाइम पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब होती है। जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को वापस बनना होता है तो कौन बनाएगा? ईआर बनाएगा। जब सेल का डिवीजन पूरा हो जाएगा टीलोफेज के अंदर, तब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वापस बनेगी। प्रोफेज में गायब होती है, टीलोफेज में वापस बनती है। तो टीलोफेज में बनाता कौन है? यही ईआर न्यूक्लियर की मेम्ब्रेन को बनाता है। तो यहां पे लिखा है रीफॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और ये रीफॉर्मेशन कब होता है? टीलोफेज में होता है। जब सेल डिवीजन पढ़ेंगे तब ये लाइनें क्रिस्टल क्लियर होगी, अभी भी समझ में आनी चाहिए। बेसिकली इतना तो मैं एक्सप्लेन कर ही रहा हूं आपके सामने। उसके अलावा जो ईआर होते हैं वो प्लाज्मोडेस्मेटा बनाते हैं। प्लाज्मोडेस्मेटा क्या है? बेसिकली प्लांट के सेल के अंदर एक सेल के मटेरियल को दूसरे सेल में भेजने के लिए कुछ ईआर के ट्यूबुल्स लगते हैं, और वो ईआर के ट्यूबुल्स लिग्निन को हटा देते हैं जहां से पिट्स बनते हैं बेसिकली, और इसी पिट्स का नाम है प्लाज्मोडेस्मेटा। इस प्लाज्मोडेस्मेटा का निर्माण किसने किया है? डेस्मो ट्यूबुल्स ऑफ एसईआर ने किया है। एसईआर के कुछ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, जिनको हमने ट्यूबुलर कहा था, वो स्ट्रक्चर प्लाज्मोडेस्मेटा बनाने में काम आते हैं। तो ये ईआर का ही फंक्शन हो गया बेसिकली, प्लाज्मोडेस्मेटा को बनाना। इसके अलावा जो ईआर होता है वो क्या क्या बना सकता है? वो गोल्जी बॉडी भी बना सकता है, वो माइक्रो बॉडी भी बना सकता है, और वो लाइसोसोम भी बना सकता है। इनका ओरिजिन कर सकता है बेसिकली। किसका ओरिजिन कौन से ऑर्गेनेल से होता है, इस लाइन को समझाने के लिए मैंने थोड़ा सा डिटेल में बताया है। यहाँ पे जो आर ई आर होती है उससे एस ई आर बन सकती है। कब बनेगी? जब राइबोसोम यहां से बाहर निकल जाएगा। आर ई आर से एस ई आर कब बनेगी? जब राइबोसोम बाहर निकलेगा। और एस ई आर से आर ई आर कब बनेगी? जब इसके अंदर राइबोसोम एड होगा। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा, दोनों स्ट्रक्चर इंटर कन्वर्टेबल है। ये जो एस ई आर बनी है ये गोल्जी बॉडी भी बना सकती है, ये माइक्रो बॉडी भी बना सकती है, और ये लाइसोसोम भी बना सकती है। जो गोल्जी बॉडी बना है ये गोल्जी बॉडी फिर से लाइसोसोम भी बना सकता है। अब सवाल है लाइसोसोम कहां से बनता है? 90% केस में लाइसोसोम बनता है गोल्जी बॉडी से, लेकिन 10% केस में लाइसोसोम बनता है सीधा एसईआर से। तो लाइसोसोम दोनों जगह से बन सकते हैं, गोल्जी बॉडी और एसईआर से। अगर एक ऑप्शन पूछे तो हम 90% वाला गोल्जी बॉडी लगा देंगे। ऐसे पूछेगा लाइसोसोम ओरिजिनेट फ्रॉम गोल्जी बॉडी, अगला ऑप्शन होगा माइक्रो बॉडी, अगला होगा एसईआर, तो हम क्या लगाएंगे? गोल्जी बॉडी, क्योंकि 90% लाइसोसोम यहीं से बनते हैं, केवल 10% कहां से बनते हैं? एसईआर से। अगर गोल्जी बॉडी ऑप्शन में ही नहीं हो तब आप एसईआर को मान सकते हो, क्योंकि 10% यहां से भी बनते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं एक एक वर्ड, एक एक शब्द आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं इसका रिस्पॉन्स अवश्य करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। चिल देन